सभी को नमस्ते। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लो बिटवीन्स में स्वागत करता हूं और मुकेश मुनीश लो क्लासेस के चैनल जो कि हमारा नया चैनल है, आज से विनम्र प्रार्थना करता हूं उस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वो चैनल नया है जिसमें हम लोग जो भी जुडिशरी के एग्जाम होंगे, एपीओ के एग्जाम होंगे, एपीपी के एग्जाम्स होंगे और जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनकी वीडियोस, इनफैक्ट एलएलबी, बीएलएलबी की भी वो वीडियोस वहां पे डालेंगे। तो जैसे आपने लो बिटवीन्स को इतना प्यार दिया है वैसे ही मुकेश मुनीश लो क्लासेस के चैनल को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 को करेंगे और आज के इस लेक्चर में हमने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से इसको समझना है। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे आपका एलएलबी का एग्जाम हो, बीएलएलबी का एग्जाम हो, जुडिशरी का एग्जाम हो, एपीयू का एग्जाम हो या एआईबीई का एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी दूर क्यों जाना, अभी जस्ट जो 2026 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 हुआ, उस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में भी क्वेश्चन पूछा गया था लैंडमार्क केस के ऊपर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के गोल्डन प्रिंसिपल्स को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण केस लो है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का टॉपिक में स्टार्ट करूंगा इंट्रोडक्शन के साथ। तो अगर मैं बात करूं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 का जो क्लोज ई है वो एविडेंस को डिफाइन करता है। ये बताता है हमें कि एविडेंस क्या होता है। लेकिन ये जो एविडेंस को डिफाइन करता है, यहाँ पे एविडेंस की परिभाषा बताई गई है कि एविडेंस इंक्लूड स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो इसमें बेसिकली या तो ओरल एविडेंस की बात की गई है या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करी गई है। हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की एविडेंस की डेफिनेशन में कहीं भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात ही नहीं करी गई है। बट बट जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते हैं, ये एविडेंसेस बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार हमें डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं मिलते, तो हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर केस को डिसाइड करना पड़ता है। पर हम ऐसे ही केस को डिसाइड नहीं कर देते, ऐसे ही किसी के फेवर में और किसी के अगेंस्ट केस को डिसाइड नहीं कर दिया जाता। कुछ रूल्स हैं, कुछ गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यान में रखते हुए ही कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को महत्व देता है। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। आगे अगर बात की जाए सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो बेसिकली इट दीज द टर्म इज नॉट डिफाइंड अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर ओल्ड एविडेंस एक्ट में भी डिफाइन नहीं थी। तो ये टर्म बेसिकली डिफाइन तो कहीं भी नहीं है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होते हैं, इट इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। हाउएवर टर्म एविडेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1)(e) और एविडेंस में कौन से एविडेंस इंक्लूड्स होते हैं, एक ओरल और दूसरे डॉक्यूमेंट्री। ऐसी बात यहाँ पे बोली गई है 2(1)(e) में। अगर मैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की बात करूं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस विच आर नॉट द डायरेक्ट एविडेंसेस। जो डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हैं वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोले जाते हैं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर दोज एविडेंसेस विच आर बेस्ड ऑन सर्कमस्टेंसेस। ऐसे सबूत जो सर्कमस्टेंसेस पे बेस करते हैं उनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बोला जाता है। एग्जाम्पल देते हैं फिर आपको समझ आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, 2-3 एग्जाम्पल के हम 1000 एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो ए के ऊपर केस चला हुआ है, ए इज एक्यूज्ड। ए के ऊपर केस चला है कि ए ने बी का मर्डर किया है। अब एक व्यक्ति है सी, वो क्या करता है, वो बोलता है कि सर मुझे नहीं पता ए ने बी का मर्डर किया है या नहीं किया है, लेकिन ए को मैंने बी के घर से निकलते हुए हाथ में चाकू लिए देखा था। या फिर मैंने ए को बी के घर जाते हुए
हाथ में चाकू लेकर जाते हुए देखा था। ये मैंने देखा था अपने घर से, अपनी विंडो से मैं पढ़ रहा था और मैंने देखा कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो ए है वो बी के घर में चाकू लेकर गया था, हाथ में चाकू था और ये भाग-भाग कर वहां पे जा रहा था। ये मैंने अपनी आंखों से देखा था, पर मुझे नहीं पता कि ए ने बी का मर्डर किया या नहीं किया। अब यहाँ पर डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है। जब देखा ही नहीं तो डायरेक्ट तो नहीं है। पर ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की तरफ इशारा कर रहा है कि ए को बी के घर जाते हुए देखा गया। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, जाते हुए देखा गया। अब मान लो कोई व्यक्ति ई आता है, वो आके गवाही देता है कि सर 4 दिन पहले बी और ए की चौराहे में बहस हुई थी। जो हमारा एक पर्टिकुलर बस स्टैंड है, वहां पे बहस हुई दोनों की और दोनों में हाथापाई भी हुई थी। एक इसने सर्कमस्टेंस बता दिया कि ऐसा हुआ था। एक कोई एफ आता है, वो बोलता है जी सर ए और बी दोनों आपस में अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन इन दोनों के बीच बिजनेस को लेके कोई विवाद चल रहा था, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे को बोलता था कि तुमने बिजनेस में घोटाला किया और मेरे साथ धोखा किया। ऐसी बातें मैंने सुनी थी। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, these all the facts are not direct evidences. These are circumstances and this is known as the circumstantial evidences. Circumstantial evidences are those evidences which are not direct, which are just based on some circumstances. When evidences are not perceived by the senses of someone directly, but the evidences are based on some circumstances of the case. These are known as the circumstantial evidences. आगे जहां से अब जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं कि गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के, मैं बता दूं आपको फिर से कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 में क्वेश्चन यही आया था कि किस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए थे। तो आंसर था इसका शरद विडिचंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इनफैक्ट अगर आप कभी भी कोई भी एग्जाम दो, उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का आंसर लिखो, तो ये केस आपने वहां मेंशन करना ही करना है। बहुत ही लैंडमार्क केस है। गोल्डन प्रिंसिपल्स ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को कोर्ट महत्व कब देगा। कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कोर्ट फॉलो करेगा किसी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को महत्व देने के लिए। कोई भी केस में आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस के आधार पर केस को डिसाइड कर दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस देने पड़ेंगे और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी कोर्ट देखेगा कि वो सही है या नहीं है। मतलब बेसिकली इन शॉर्ट सेंस में ये बोलना चाहता हूं कि इस केस में 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स दिए थे। कोर्ट ने बोला था ये 5 चीजें होनी चाहिए अगर आप चाहते हो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर केस को डिसाइड किया जाए। नाउ ये 5 प्रिंसिपल्स ऐसा नहीं है कि शरद विडिचंद शारदा वाले केस में ही आए। सबसे पहले 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने हनुमंत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में इन प्रिंसिपल्स को ले डाउन किया था और इन्हीं प्रिंसिपल्स को बाद में शरद विडिचंद के केस में एक्सेप्ट किया गया, डिस्क्राइब किया गया, इनशिएट किया गया, अच्छे से बताया गया। अब ये क्या प्रिंसिपल्स हैं, मैं आपको अपने क्लास नोट्स में ले चलता हूँ, वहीं पे दिखाता हूँ कि ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपको ये नोट्स बाय करने हैं, हमारे प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स हैं और हमने सिस्टमैटिक मैनर में अराउंड 5 से 6 सोर्सेस से नोट्स इकट्ठे करके बनाए हुए हैं। यही नहीं, आप चाहे बीएनएसएस के नोट्स आपको चाहिए, आपको बीएसए के नोट्स चाहिए, आपको किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, तो ये हमारे नंबर पे आप मैसेज कर हमसे आप नोट्स ले सकते हैं। हमारे नोट्स कोई गूगल से कॉपी किए नोट्स नहीं होते हैं। हमारे नोट्स जेन्युइन होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। खुद लाइब्रेरी से बुक्स को इश्यू कर खुद बुक्स को देख कर ऑथेंटिक डाटा से हमने नोट्स बनाए होते हैं। ये कोई कॉपी, आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है। आप कोई भी मटेरियल लें, 100 रुपए का मटेरियल लें, 200 रुपए का मटेरियल लें, उनकी क्वालिटी चेक कर लें। ऐसे मत पैसे खर्च दीजिएगा, क्योंकि जो चीज 10 रुपए में बनती है उसको 100 रुपए में देकर बंदा आपसे 90 रुपए कमा रहा है। हमारे जो नोट्स होंगे, हम लोगों ने बहुत मेहनत करी, नोट्स को बनाने ही में ही हमें 6 से 7 मंथ लग गए हैं।
तभी आके ये नोट्स तैयार हुए, ऐसे नहीं हुए कि 2 दिन में तैयार कर दिए। तो आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट के, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, मुस्लिम लॉ के, हिंदू लॉ के, आपने जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम की तैयारी कर रहे हो, एलएलएम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आप हमसे मटेरियल ले सकते हो। वो मटेरियल बहुत ऑथेंटिक होगा, लेक्चर्स ले सकते हो, नोट्स ले सकते हो, रिवीजन कोर्स ले सकते हो, डिटेल्ड कोर्स ले सकते हो। ये सारा हम आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816634276 एंड 9164922276 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, नोट्स के रिगार्डिंग या लेक्चर्स के रिगार्डिंग। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ भारतीय साक्षरता नियम, ये हमने अपने रेगुलर क्लासेस में खत्म कर दिया है। हमने 18 लेक्चर्स लिए हैं, अराउंड 21 आवर्स का, 21 या 22 आवर्स का हमारा टोटल पूरा भारतीय साक्षरता नियम कंप्लीट बना है। तो आप हमसे वो भी रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशन लेंगे, आपको बहुत हेल्प होगी। यहाँ तो यूट्यूब में डेली क्लास आ ही रही हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम लगेगा। वहां पे सब्जेक्ट खत्म हो गया है, तो वो आप ले सकते हैं। तो क्या हुआ था, शरद बिरडीचंद सारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में 1984 को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं जो ध्यान में रखने हैं आपने, अगर आपने किसी भी व्यक्ति को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर सजा देनी है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है, द circumstances from which conclusion of guilt is to be drawn should be fully established। इसका मतलब ये हुआ कि circumstantial evidences आपके कंप्लीट होने चाहिए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस में जो सर्कमस्टेंसेस आप दिखा रहे हो, जिसके आधार पे आप बोल रहे हो कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, कोई गिल्टी है, तो ये चीज आपको फुली इस्टेब्लिश्ड करनी पड़ेगी। 100% आपको शो करना पड़ेगा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के जरिए कि यस, द पर्सन इज गिल्टी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर आपने किसी को भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे गिल्टी ठहराना है, तो जो सर्कमस्टेंसेस है ना, वो 100% यही बात बताएं कि बंदा गिल्टी है, उसका गिल्ट फुली एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए। सेकंड है, द फैक्ट सो एस्टैब्लिश्ड शुड बी कंसिस्टेंट ओनली विद द हाइपोथेसिस ऑफ द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड। जो भी फैक्ट्स एस्टैब्लिश्ड हुए हैं, जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कोर्ट में दिए जा रहे हैं, उससे कुछ चीजें एस्टैब्लिश्ड की जा रही हैं, तो उससे एक ही बात निकल के सामने आए, एक ही परिकल्पना, एक ही हाइपोथेसिस, एक ही अनुमान निकल के सामने आए कि एक्यूज्ड इज गिल्टी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस केवल और केवल एक ही बात की तरफ इशारा करें कि एक्यूज्ड इज गिल्टी। 1% भी कुछ और ना पता चले, उन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को देखकर केवल एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि एक्यूज्ड इज गिल्टी। तीसरा, द सर्कमस्टेंसेस शुड बी कंक्लूसिव इन नेचर एंड टेंडेंसी। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपके कंक्लूसिव होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, बीच में कोई इफ देन की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। circumstances should be conclusive in nature. They should exclude all possible hypotheses except one which is to be proved। अर्थात जो circumstantial evidences हैं, जिनके आधार पे आपने किसी को गिल्टी ठहराना है, तो वो circumstantial evidences should exclude all possible hypotheses except वन विच इज प्रूव्ड। जो आपने प्रूव करनी है, बस वही बात निकल के सामने आए, बाकी कोई चीजें सर्कमस्टेंसेस से नजर ही नहीं आए। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप दे रहे हो, तो एक ही बात निकल के सामने आ रही हो जो आपने प्रूव करनी है। अगर आपने प्रूव करना है कि कोई व्यक्ति गिल्टी है, तो वही बात उससे पता चल रही है। बाकी जितनी भी हाइपोथेसिस हैं, वो सारी एक्सक्लूड होनी चाहिए। मतलब बोलने का कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को आप तभी महत्व दोगे जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस से केवल एक बात नजर आ रही है, वो ये है कि व्यक्ति ने अपराध किया है, जो आप प्रूव करना चाहते हो। इसके अलावा कोई बात हमें वहां पे नजर नहीं आ रही। देयर मस्ट बी चेन ऑफ एविडेंसेस। सर्कमस्टेंस एविडेंस में चेन बनती है। व्यक्ति ने, दोनों व्यक्तियों का आपस में पहले बिजनेस थे, बिजनेस पर्सन थे, दोनों आपस में बिजनेस में दोनों आपस में नोन थे, फिर लड़ाई हो गई, फिर हाथापाई हुई, फिर एक बंदा बोल रहा है मैंने देखा कि एक दूसरे के घर से चाकू लेकर बाहर आया, फिर मान लो वो चाकू उसके घर में पाया गया, मान लो चाकू के ऊपर उसके निशान भी थे, जो खून है उसके ब्लड सैंपल मैच हो गया, जो खून उसके निशान भी थे, फिर मान लो वो चाकू उसके घर में पाया गया, मान लो चाकू के ऊपर उसके निशान भी थे, जो खून उसके ब्लड सैंपल मैच हो गया, जो खून
व्यक्ति का था, मृत व्यक्ति का, उसका ही खून चाकू पे पाया गया फोरेंसिक जांच में, तो सर्कमस्टेंसेस से चेन पूरी होनी चाहिए। अगर बीच में एक भी गैप आ गया, डाउट पैदा हो गया, तो भाई फिर तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को महत्व नहीं दिया जाएगा। इसके आधार पर कोई व्यक्ति गिल्टी हो ही नहीं सकता, किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। देयर मस्ट बी चेन ऑफ एविडेंसेस सो कंप्लीट as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence। मतलब हमें चेन ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे ही ना कि व्यक्ति इनोसेंट है। पूरी चेन से एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि व्यक्ति एक्यूज्ड है, उसने अपराध किया ही किया है। और बाद में एक बात याद रखना, इन्हीं सेम प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने 2002 में जम्मू कश्मीर बोझ राय वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में इन्हीं प्रिंसिपल्स को बाद में फॉलो किया गया था बोझ राय वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2002 में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो बड़े महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स हैं। अगर आपने किसी भी केस को सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पे प्रूव करना है, तो ये 5 प्रिंसिपल्स, ये 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स कोड ध्यान में रखता है। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मस्ट प्रूव गिल्ट अनअरेंगली बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। बड़ी सिंपल सी बात है कि जो भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं जिसके आधार पर केस को प्रूव किया जा रहा है, वो इस बात को कि बंदा गिल्टी है वो डायरेक्ट प्रूव कर दे बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। मतलब सर्कमस्टेंसेस से एक ही बात निकल के सामने आ रही है कि पर्सन इज गिल्टी, कोई डाउट इसके अलावा नहीं है। अगर आपने सर्कमस्टेंसेस के आधार पे केस को प्रूव करना है, तो इट मस्ट बी प्रूव्ड थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंस in such a way that only one thing is coming into picture, that person has committed the crime. The circumstances relied upon must be of a definite tendency showing only that accused is guilty। एक ही बात निकल के सामने आ रही है, accused guilty है। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस केवल कृष्ण केस में 2023 रीसेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का। आप अपने जुडिशरी एग्जाम्स में, एपीओ के मेंस एग्जाम्स में जरूर लिख के आए अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो, कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक ही बात प्रूव करें, वो भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट की पर्सन गिल्टी है। कुछ अदर रिसेंट केसेस देखेंगे हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट लैंडमार्क केसेस हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के ऊपर। सबसे पहला केस है जाबीर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2023 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस शुड बी कंसिस्टेंट विद द गिल्ट ऑफ एक्यूज्ड एंड शुड बी इनकंसिस्टेंट विद हिज इनोसेंस। जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उससे एक ही बात निकल के सामने आए कि एक्यूज्ड जो है वो गिल्टी है, और वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इनकंसिस्टेंट होने चाहिए विद हिज इनोसेंस, वो गिल्टी नहीं है। ये बात सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस बिल्कुल भी ना बताएं। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस एक ही बात बताएं कि वो गिल्टी है। नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट एनसीटी दिल्ली 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें भी क्या बोला गया? इन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस केस which is indirect evidence, circumstantial evidence is indirect evidence, a complete chain without a snap must point to hypothesis that except accused no one had committed an offense। circumstantial evidence से एक ही बात निकाल के सामने लाएं कि accused के अलावा किसी ने ऑफेंस नहीं किया हुआ है। आई होप अब आपको पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस क्या होती हैं, इनके गोल्डन प्रिंसिपल्स क्या हैं, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के आधार पर हम कब किसी को गिल्टी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करें। एक विनम्र प्रार्थना है, हमने अपना चैनल शुरू किया है मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जरूर इस चैनल को लाइक करें, आपका बहुत विनम्र धन्यवाद होगा आपका अगर आप ऐसा करेंगे। और सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें आप। और साथ में जो पिछले 4 लेक्चर हैं, फर्स्ट 4 लेक्चर जो हुए हमारे भारतीय साक्षरता नियम के, उन लेक्चर्स का मैं लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लेक्चर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जरूर देखिएगा, तभी आपको ये लेक्चर समझ आएगा। और अगले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी, वो आगे के लेक्चर में देखेंगे
किसी भी सब्जेक्ट के आपको नोट्स चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लेक्चर चाहिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हमारा अगर हम पढ़ाएँगे तो हम दिल से पढ़ाएँगे, मन से पढ़ाएँगे, मेहनत से पढ़ाएँगे, नोट्स देंगे तो डेडिकेटली जो बनाए गए नोट्स हैं मेहनत से वही देंगे, कोई कॉपी पेस्ट मटेरियल हमारे पास नहीं होता है। आप बचिए, आज मार्केट में बहुत कुछ मिल रहा है जो बिल्कुल ही गूगल की लैंग्वेज है, बिल्कुल गूगल का यूज़ करके दिया जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैक्सिमम मटेरियल रॉन्ग भी होता है, सेक्शंस गलत होते हैं, केस लॉज़ गलत होते हैं, बस केस लॉज़ लिखे गए होते हैं पर मटेरियल वो गलत होता है। बिल्कुल मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, अगर स्टडी करनी है तो ऑथेंटिक स्टडी करिए, अच्छे से स्टडी करिए, लाइफ में बहुत काम आएगी। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग लॉ बिटवीन्स एंड मुकेश मुनीश लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। कीप सपोर्टिंग अस।